हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बच्चों डाउटनेट पर। और मैं गोपाल सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं गोपाल सर फिजिक्स पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश और क्षेत्र का लेक्चर नंबर 7 गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। और बिल्कुल हमारे इस चैनल पर नए सत्र के लिए बच्चों 2024 के लिए जो क्लासेस है बिल्कुल शुरू हो चुकी है। और आज हम चैप्टर जो 1 है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बेटा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों के बारे में कि गॉस प्रमेय के कौन कौन से अनुप्रयोग होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बोर्ड्स में हर साल क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। आज हम गॉस प्रमेय के बहुत सारे जो अनुप्रयोग हैं वो सारे के सारे अनुप्रयोग करवाएंगे बच्चों। क्लास की हम शुरुआत करेंगे बेटा सबसे पहले यहां पर आवेशों का वितरण, क्योंकि इस टॉपिक की जरूरत हमको गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में बहुत ज्यादा पड़ती है। तो आवेशों का वितरण, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है असतत या असमान आवेश वितरण बोलते हैं, असतत भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, असतत या असमान आवेश वितरण। और दूसरे को बोलते हैं सतत आवेश वितरण या कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बात करेंगे असतत। असतत मतलब असमान रूप से, अगर कोई चालक है और उस चालक में आवेश जो है बेटा असमान रूप से गया, कहीं पर आवेश ज्यादा गया इस तरह से और कहीं पर आवेश जो है वो कम गया बच्चों, ठीक है, ये कहीं पर आवेश ज्यादा गया और कहीं पर बच्चों आवेश कैसा गया बेटा कम गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा असमान या असतत आवेश वितरण। मतलब बोलने का यह है कि आवेशों का वितरण जो होता है वो एक समान रूप से नहीं होता। वैसे ही सतत आवेश वितरण, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अगर हम किसी भी सरफेस को आवेश दे रहे हैं और वह आवेश उस सतह के चारों ओर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो वो कहलाता है बेटा समान आवेश वितरण। बिल्कुल बात समझ में आई होगी आप सभी बच्चों को, तो याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने बताया बेटा आपको, ठीक है, असमान या सतत आवेश वितरण और सतत आवेश वितरण। हमको पढ़ना यही है कि सतत रूप से मतलब समान रूप से आवेशों का वितरण जो होता है वो किस तरह से होता है। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो सतत आवेश वितरण है ना, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 3 तरह का होता है। एक होता है बेटा रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है बेटा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा होता है बेटा आयतन आवेश वितरण। जब किसी चालक, कोई चालक रेखीय चालक होता है, रेखा के समान होता है और उसको आवेश दिया जाता है, आवेश का वितरण एक समान होता है बेटा, तो वो रैखिक आवेश वितरण होता है। जब किसी चालक की पृष्ठीय सतह पर आवेश का वितरण एक समान होता है तो वो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। और जब किसी चालक के आयतन में आवेश का वितरण एक समान होता है बेटा तो वो आयतन आवेश वितरण कहलाता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, इन तीनों को, ये जो रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण है ना, इनको, ठीक है, इनको समझाने के लिए 3 टर्म का यूज किया जाता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। सबसे पहले रेखीय आवेश वितरण को दिखाने के लिए हम रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सुनिएगा मेरी बात को। बोलते हैं किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में, हमारे पास में रेखीय चालक मतलब एक रिंग है मान के चलते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा रेखा के समान एक चालक है बच्चों, इसको हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, ठीक है। इसको अगर हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से ना, इसमें हम आवेश दे रहे हैं बेटा, कितना आवेश दे रहे हैं, इसको हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। इस तरह से ये प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है, ये इसको प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है और ये प्लस क्यू आवेश इसके एल लेंथ में बच्चों, कितने लेंथ में, एल लेंथ में एक समान आवेश वितरित हो गई। कितना आवेश, प्लस क्यू आवेश इसके एल लेंथ में एक समान वितरित हो गई। तो यहां पर मैं बोलूंगा क्या, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, जबकि कितना आवेश, क्यू आवेश कितने लेंथ में, एल लेंथ में वितरित हुई, ठीक है। इसलिए एकांक लेंथ में, इकाई लेंथ में बेटा आवेश का मान, ठीक है, ये इसको उल्टा कर लेते हैं ना, 1 मिनट रुकना, इसको उल्टा कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे अपन, जबकि एल लंबाई में कितना आवेश बेटा, क्यू आवेश, इसलिए एकांक लंबाई में क्यू बाई एल, और यही कहलाता है रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला आ जाता है बेटा क्यू बाई एल। बात समझ में आई आपको, मैंने क्या समझाया कि
किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई में एल लंबाई में कितना आवेश है, एल लंबाई में जो आवेश है बेटा वो कितना है, क्यू है। एल लंबाई में जो आवेश है बच्चों वो कितना है, वो क्यू है। ठीक है, एल लंबाई में अगर क्यू आवेश है तो एक लंबाई में क्यू बाई एल हो जाएगा बेटा। कम के लिए भाग करते हैं तो इसको हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास में यही है। ठीक है, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा वो रैखिक आवेश घनत्व कहती है। ठीक है, और समझाने के लिए टर्म यूज करते हैं हम यहां पर लैम्ब्डा बेटा। अगर मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक कुलाम, लंबाई का मात्रक मीटर, तो कुलम पर मीटर, ये इसका क्या जाएगा बेटा, मात्रक हो जाएगा। बात समझ में आई? बिल्कुल, बहुत ही आसान है ना। क्या बोलते हैं बेटा, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। एल लंबाई में क्यू आवेश तो एकांक लंबाई में क्यू बाई एल, लैम्ब्डा इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आता है बेटा क्यू बाई एल, मात्रक होता है कुलम मीटर। ठीक है, ऐसी बेटा हम समझाएंगे किसको, पृष्ठीय आवेश घनत्व को। बोलते हैं किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, वहां प्रति एकांक लंबाई बोला, यहां प्रति एकांक क्षेत्रफल बोला गया बेटा। तो ये अगर कोई पृष्ठीय चालक है जिसका क्षेत्रफल कितना है बेटा, ए है, इसको हमने कितना आवेश दे दिया, मान के चलो इसको अगर हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, कितना आवेश दे रहे हैं बेटा, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, और प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो रही है, वितरित हो रही है। ये प्लस क्यू आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो रही है बेटा, वितरित हो रही है। तो यहां पर भी हम वही चीज लगाएंगे बेटा, जबकि कितने क्षेत्रफल पर, ए क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्यू है, इसलिए एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, क्यू बाई ए हो जाएगा। बात समझ में आई, क्यू बाई ए हो जाएगा। जबकि ए क्षेत्रफल पर आवेश कितना, क्यू, तो एक क्षेत्रफल पर कितना आवेश, क्यू बाई ए। इसको हम दिखाते हैं किससे बेटा, सिग्मा से दिखाते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला बन जाता है क्यू बाई ए। तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, कोई चालक है उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला बन जाता है बेटा क्यू बाई ए। ठीक है, ये मात्रक की बात करें बेटा तो मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास, आवेश का मात्रक कुलम हो जाएगा, और ये मात्रक हो जाएगा बेटा हमारे पास में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो कुलम मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, इसका मात्रक आ जाएगा। कितना आसान है। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व में भी वही चीज देखे कि प्रति एकांक लंबाई, हर एल लंबाई में क्यू आवेश तो एक, कम के लिए भाग करते हैं क्यू बाई एल, और परिभाषा भी बोलता है बेटा प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, तो ये होता है रैखिक आवेश घनत्व। लैम्ब्डा से दिखाते हैं, लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। वैसे ही प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम रैखिक पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये होता है बेटा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये भी समझा ना, ए क्षेत्रफल पर क्यू आवेश तो एक क्षेत्रफल पर कितना आवेश, क्यू बाई ए आवेश। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। तीसरा आता है बेटा आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो सुनिएगा ये भी, अगर ये मेरे पास में कोई चालक है, ठीक है, जिसके आवेश दिया गया प्लस क्यू, और इसके ये आयतन में बेटा वी आयतन में ये प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से क्या हो गई, वितरित हो गई। ये सारा का सारा आवेश इस पर एक समान रूप से क्या हो गया बेटा, वितरित हो गया। ठीक है, ये सारा का सारा आवेश ये इस तरह से एक समान रूप से वितरित हो गया। तो क्या हुआ बेटा, हमने देखा कितना आयतन में, वी आयतन में, यहां पर भी जबकि जमा लेना, वी आयतन में कितना आवेश, क्यू आवेश। तो एकांक आयतन में बेटा, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, ये क्यू बाई भी हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम आयतन आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं बेटा, अपन रो से दिखाते हैं। रो इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला हो जाता है बेटा क्यू बाई वी। मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक हो जाता है बेटा कूलम, और आयतन का मात्रक हो जाता है हमारे पास मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास में क्या आ जाता है बेटा, मात्रक आ जाता है, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास मात्रक आ जाता है। तो तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि इन तीनों का बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा। कहां पर ज्यादा यूज होता है इसका, जो गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग है उनमें। ठीक है, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, रैखिक आवेश घनत्व, लैम्ब्डा दिखाते हैं बेटा क्यू बाई एल। ठीक है, मात्रक कूलम पर मीटर। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की कुल मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं बच्चों, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक। किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, रो से दिखाते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, कूलम पर मीटर क्यूब
इसका मात्रक हो जाएगा। तो याद रहेगा ये तीनों का तीनों टर्म्स आप सभी बच्चों को, बिल्कुल ये याद रखना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला अनुप्रयोग आज जो मैं समझाने वाला हूं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना, सारे के सारे 5 नंबर के क्वेश्चन हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, अभी रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है, 2023 में यह क्वेश्चन आया था। हर साल आता है, 23 की क्यों मैं बात करूं, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। किसी न किसी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सारे बोर्ड्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और किसी न किसी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में दिखता है ये। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण क्या निकालो बोलता है बेटा, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक तार लेंगे। अब अनंत लंबाई का तो बना नहीं सकते, हम अपने मन से एक बना लेते हैं बेटा, मान के चलेंगे बहुत लंबा तार है, ठीक है। ये बेटा एक मैंने यहां पर खींच लिया, सीधा बना कि नहीं बना, देखो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, चलो एक बार फिर से खींचते हैं बेटा। ये कितने लंबाई का है, कैपिटल एल लंबाई का। इसको आवेश देते हैं बेटा अपन प्लस क्यू। कितना आवेश दे देते हैं बेटा इसको, हमने प्लस आवेश दे दिया, इसको धन आवेश दे दिया बेटा, ठीक है। आवेश जो दिया उसको नाम दे देता हूं प्लस क्यू आवेश दिया। आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो गई बेटा, वितरित हो गई। अब इस एल लंबाई के चालक से कितने दूरी पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर बेटा हमारे पास में एक पॉइंट पी है, पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। एक अनंत लंबाई का चालक है हमारे पास में जिसकी लेंथ कैपिटल एल है बेटा, उसको आवेश दिया गया प्लस क्यू आवेश उसके लंबाई में एक समान रूप से वितरित हो गई। उससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लिए, पी पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, क्योंकि ये टॉपिक ही हमको बोलता है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। अब सुनिएगा कौन से प्रमेय की सहायता से निकालना है, गॉस प्रमेय की सहायता से निकालना है, और यह है बेटा गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। तो गॉस का प्रमेय जो होता है केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है और बिंदु P जो है बेटा खुले जगह पर है। तो सबसे पहले हमको काम तो यही करना है कि बिंदु P को बेटा हमको एक बंद पृष्ठ के अंदर रखना है। तो बिंदु P को अब अगर हम बंद पृष्ठ पर लेना चाहते हैं तो यहां पर हम R त्रिज्या और L लेंथ, R त्रिज्या और कितनी लेंथ बेटा, L लेंथ, ठीक है। R त्रिज्या और L लेंथ, यहां पर R त्रिज्या और L लेंथ का मैं एक बेलन बना लूंगा। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है हमारे पास में स्मॉल l, स्मॉल l लेंथ और r त्रिज्या का मैंने एक बेलन बना लिया, दिख रहा है आपको, और बिंदु P इसके पृष्ठ पर आ गया। अब हम गॉस प्रमेय का यहां पर बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, उपयोग कर सकते हैं। तो हमने किया क्या, एक बार फिर से सुनिएगा, डायग्राम हमारा तैयार है, फिर आगे हम फार्मूला निकालेंगे बच्चों। हमने किया ये, सबसे पहले बेटा यहां पर हमने किया ये कि हमने कैपिटल एल लंबाई का एक लंबा चालक लिया जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया बेटा। इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, बिंदु P चूंकि खुले जगह पर था, हमको गॉस का नियम लगाना है, तो गॉस का नियम बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है, इसलिए हमने क्या किया, बिंदु P से होता हुआ आर त्रिज्या और एल लंबाई का एक बेलन बना लिया। बेलन का बंद पृष्ठ गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, यहां पर हम गॉस का प्रमेय लागू कर सकते हैं और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने काम कर लिया। अब सुनिएगा मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहली बात बेटा, सबसे पहली बात, लंबाई L है, अब बेलन आ गया हमारे पास, बेलन की लंबाई L है बेटा, तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहां पर क्या निकालूंगा मालूम है, सबसे पहले मैं निकालूंगा बेटा रैखिक आवेश घनत्व। सबसे पहले मैं निकालूंगा यहां पर रैखिक आवेश घनत्व। क्या निकालूंगा बच्चों, मैं रैखिक आवेश घनत्व निकालता हूं। तो रैखिक आवेश घनत्व मुझे मालूम है लैम्ब्डा होता है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्यू बाई क्या आ जाएगा बेटा, लेंथ कितनी है, L है, देन Q इज इक्वल टू बेटा लैम्ब्डा L, मेरे पास समीकरण नंबर 1 आ गया।
बात समझ में आ रही है आपको कैसे निकाल रहे हैं? फिर से एक बार सुनिएगा, मैं ये लाइन फिर से रिपीट करना चाहूंगा बेटा। सबसे पहले मैंने निकाला रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है हमारे पास? लैम्ब्डा इज इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा? Q बाई एल होता है। और ये यहां से अपन आवेश निकालेंगे, Q इज इक्वल टू लैम्ब्डा एल। इसको हम नाम देंगे बेटा समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद में, ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व तो आ गया मेरे पास में। अब इसके बाद में मैं क्या करूंगा बेटा? रैखिक आवेश घनत्व आने के बाद कौन से प्रमेय का अनुप्रयोग है? गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। तो मैं आगे लिखूंगा बेटा कहां से? गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से क्या होता है बेटा? गॉस प्रमेय से ये जो फ्लक्स होता है ना फाई ई, वो होता है बेटा किसके बराबर? Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर। ये मेरा समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, ये मेरा समीकरण नंबर 2 आ गया। मैंने 2 समीकरण यहां पर निकाल लिए। अब तीसरा काम है, गॉस प्रमेय में चूंकि फ्लक्स के वैल्यू होता है बेटा, तो हम काम क्या करेंगे? ये जो बंद पृष्ठ दिखाई दे रहा है ना, इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। स्टेप समझ में आ रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। सबसे पहले रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा इज इक्वल टू Q बाई एल, Q इज इक्वल टू लैम्ब्डा एल, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बेटा गॉस प्रमेय से फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमने निकाला क्या? यहां पर हमने 2 इक्वेशंस निकाल लिए। तीसरा बेटा फ्लक्स निकालना है हमको, याद रखना, इस गोले से गुजरने वाला बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालेंगे तो बेलन को देखें बेटा, बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बनता है। S1 S2 समतल वृत्तीय पृष्ठ है और S3 वक्री पृष्ठ है। जो भी बेलन होता है ना, वो 3 पृष्ठों से मिलकर बनता है। कोई भी बेलन की बात करें, बेलन जो होता है 3 पृष्ठ से, S1 S2 और S3। तो इन तीनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला हम विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है बेटा बेलन से होकर, ठीक है, बेलन से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये निकालूंगा। किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं? फाई ई की बेटा। फाई ई बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले पृष्ठ के लिए वेक्टर ई डॉट ds मेरे पास फार्मूला आएगा। दूसरे पृष्ठ के लिए बेटा S2 वेक्टर ई डॉट ds मेरे पास फार्मूला आएगा। तीसरे पृष्ठ के लिए बेटा S3 वेक्टर ई डॉट ds मेरे पास फार्मूला आएगा। ये ऐसे 3 पृष्ठों के लिए निकालूंगा। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है बेटा, हमको तीनों पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखना है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझाया था कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, फ्लक्स निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर। तो देखिए बेटा 3 पृष्ठ, नियम हमेशा याद रखो कि धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसमें चालक में धन आवेश है बेटा। अगर मैं पहले पृष्ठ की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र ई यहां आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा इस चालक के कारण से। तो पहले पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र ई इधर हुआ। एरिया वेक्टर बेटा, एरिया वेक्टर एन कैप होता है पृष्ठ के परपेंडिकुलर, तो इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा। ई और एन कैप के बीच में बनने वाला एंगल थीटा यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? 90 डिग्री। बात समझ में आई? धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस रेखी चालक के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और S1 का एरिया वेक्टर इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर। तो यहां पर एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत दिखाई दे रहे हैं। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। वैसे ही दूसरे पृष्ठ समतल वृत्तीय पृष्ठ के लिए देखो विद्युत क्षेत्र बेटा ये चालक के परपेंडिकुलर, ये विद्युत क्षेत्र क्या आ गया मेरे पास में? ई आ गया। एरिया वेक्टर बेटा इस पृष्ठ के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, ये एन कैप। यहां पर भी थीटा की वैल्यू कितना देख रहा हूं बेटा? मैं 90 डिग्री देख रहा हूं। ठीक है, तो दोनों पर देख लिए। तीसरा हमारा वक्री पृष्ठ है, ये वक्री पृष्ठ। वक्री पृष्ठ पर हम एक छोटा सा क्या ले लेते हैं बेटा? अल्पांश ले लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ds। तो यहां पर भी तो विद्युत क्षेत्र इस धन आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र E जो रहेगा वो कैसा रहेगा बेटा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब एरिया वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी वही रहेगी आउटवर्ड, क्योंकि ये वक्री पृष्ठ है। ये भी कैसी रहेगी बेटा? आउटवर्ड। यहां पर E और
एनकैप के बीच में जो बनने वाला कोण है ना थीटा, वो कितना हो जाएगा, सेम डायरेक्शन के कारण 0 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों पृष्ठों पर हमको क्या मिल गया बेटा, डायरेक्शन एंगल मिल गया एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच में। बात समझ में आई? यही मुख्य चीज होती है यहां, इतना बात याद रखोगे आसानी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब फ्लक्स कैलकुलेट कर लो भाई, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा पहले पृष्ठ में ईडीएस वेक्टर ई डॉट डीएस, ईडीएस पहले पृष्ठ के लिए क्या है, थीटा का मान 90 है, ईडीएस कॉस 90। दूसरे पृष्ठ के लिए बेटा इंटीग्रेशन ये ईडीएस, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस 90। तीसरे पृष्ठ के लिए देख लो भाई S3 के लिए ईडीएस कॉस 0, क्योंकि वहां पर एंगल 0 है, ईडीएस कॉस 0, ये हमारे पास आ गया बेटा। अब आगे इसके आगे बेटा फाई ई, इसके आगे देखना फाई ई इज इक्वल टू कॉस 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म बेटा हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा टर्म 0 हो जाएगा, बस तीसरे टर्म की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस ईडीएस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कांस्टेंट होता है, बाहर निकालो बेटा, इंटीग्रेशन डीएस होगा और cos 0 कितना होता है बेटा हमारा, cos 0 ये होता है बेटा हमारा +1, cos 0 कितना होता है बेटा हमारा +1 होता है। ठीक है, तो ये ईडीएस बचा हमारे पास में। फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू बेटा विद्युत क्षेत्र ई, डीएस जो है उसको अपन लिखेंगे 2 पाई RL, जहां पर बोलता है बेटा, जहां इंटीग्रेशन डीएस ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, ये क्या होता है बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RL होता है। तो फाई ई इज इक्वल टू कितना है बेटा, E इंटू 2 पाई RL, समीकरण नंबर 3 बना। समझ में आया? बेलन के संपूर्ण बेलन से होकर गुजरने वाला हमने कैलकुलेट किया विद्युत फ्लक्स, वृत्तीय पृष्ठ जो होते हैं बेटा वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या है, वृत्तीय पृष्ठों के समांतर है। मैंने आपको विद्युत फ्लक्स कल पढ़ाया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होता है तो वहां से गुजरने वाला फ्लक्स 0 होता है। तो दोनों वृत्तीय पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है और एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, इसलिए वहां पर फ्लक्स की वैल्यू 0 हुई। फ्लक्स कहां आया हमारा, वक्र पृष्ठ पर आया, वक्र पृष्ठ पर फ्लक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो समीकरण 2 व 3 से बेटा, समीकरण कहां से, 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण नंबर 3 से क्या आ जाएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड को भी बराबर करोगे, E इंटू कितना आ गया बेटा 2 पाई RL, E इंटू क्या आ गया बेटा हमारे पास में 2 पाई RL आ गया, इज इक्वल टू ये हो गया बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, पक्षांतर कर दो, Q ये आ गया 2 पाई RL एप्सिलॉन 0। Q की वैल्यू पुट कर देना यहां पर, Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, देखो यहां पास में ध्यान से देखना बेटा, Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, Q की वैल्यू कितनी बेटा, समीकरण नंबर 1 से लैम्डा L, यहां पर आप लैम्डा L लगा दो, कितना आ जाएगा 2 पाई RL एप्सिलॉन 0, L से क्या हो गया कैंसल, E इज इक्वल टू फाइनली आया बेटा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर आप स्टेप बाय स्टेप याद रखते हैं तो आसानी के साथ ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया उस तरह से याद रखेंगे, आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये होता है गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र बेटा, रैखिक आवेश घनत्व से हमने Q की वैल्यू निकाला, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है तो गॉस प्रमेय का यूज तो करना था। बेलन जो हमने बनाया था बेटा उसके अंदर हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया, समीकरण 2 और 3 को आपस में बराबर किया, E की वैल्यू आ गई, Q की जगह हमने लैम्डा L पुट कर लिया। बिल्कुल कर लेंगे आप सभी बच्चे, बनना चाहिए आपसे। ठीक है, इस तरह से देख लो और नोट करते हुए चलो, याद रखना
फिजिक्स में अगर आपको 100% सफलता चाहिए तो साल के शुरुआत से अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से रखो, चैप्टर नंबर 1 से। और फिजिक्स प्रैक्टिस का खेल होता है बेटा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कॉपी में एक क्वेश्चन को बार बार बना बना के देखो, कोई डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाकर होगा। हंसी मजाक का खेल नहीं है, बिल्कुल मजाक में मत लेना, सीरियस होकर पढ़ाई करो और अच्छी पढ़ाई करो, चीजों को समझो और चलो। बोलते हैं ना, याद करने का तरीका क्या होता है, हम कैसे अपना फिजिक्स स्ट्रांग करें। जिस रास्ते पर हम बार बार चलते हैं ना बेटा, वो रास्ता हमको हमेशा याद रहता है। ठीक है, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जब कोई रस्सी किसी सील का मतलब होता है पत्थर पर बार बार आती जाती है तो उस पर भी अपने निशान छोड़ जाती है। बस यही चीज आपको अपने पढ़ाई पर भी अप्लाई करना है। जब बार बार आप उसी चीज को पढ़ोगे, उसी रास्ते से गुजरोगे, तो वो रास्ता तो आपको याद हो जाएगा। बस डिराइवेशन भी पेन कॉपी उठाओ, बार बार बनाकर प्रैक्टिस करो। बहुत समय, साल का शुरुआत है ये, और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कोई परीक्षा के दिन 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन पढ़कर एग्जाम में पास नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा होता तो हमारा जो शेड्यूल है ना, 1 साल का शिक्षा सत्र होता है, वो होता ही नहीं, 1 महीने का होता। बच्चों को परीक्षा के समय पढ़ा देते हैं, बस पास हो जाते हैं। साल की शुरुआत से इसलिए पढ़ने के लिए बोला जाता है। आगे, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है बेटा। तो यहां पर हम सबसे पहले बनाएंगे बेटा एक चादर। क्या बनाते हैं बेटा? एक चादर बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक चादर बना लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चादर अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, फिर से बना देता हूं मैं। ये बेटा एक चादर है हमारे पास, इसको कुछ नामकरण किया जाए। बिल्कुल, ABC D। ठीक है, इसका नामकरण कर दिया बेटा हमने ABCD। इस पर अपन आवेश दे देते हैं। ठीक है, इस पर भी आवेश कितना हो जाएगा बेटा? प्लस आवेश हो जाएगा। ये धन आवेश देंगे, ये प्लस आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से इस तरह से वितरित हो जाती है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित हो जाती है। अब देखो बेटा यहां, अब इससे भी कितनी दूरी पर? स्मॉल r डिस्टेंस पर बेटा, यहां से भी ये स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं बेटा P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। फिर से देखो वही किस्सा हो गया बेटा, P जो है खुले जगह पर है, तो यहां पर हम दूसरे साइड में भी ना, दूसरे साइड में भी बेटा, यहां पर जैसे मैंने लिया ना वैसे ही आप ये दूसरे साइड में भी कितने डिस्टेंस पर? सेम r डिस्टेंस पर एक और पॉइंट ले लेना बेटा। इस पॉइंट को अपन नाम दे देंगे P'। ठीक है, किस्सा वही है। इस एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, चादर की 2 प्लेटें होती है ना, अनंत समतल चादर प्लेट के कारण हम विद्युत क्षेत्र की, एक ही प्लेट है सॉरी, पृष्ठ 2 होते हैं। ठीक है, ये हम यहां पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P लिया बेटा, P पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो किस्सा वही है, कहानी वही है पुरानी वाली, कि गॉस का प्रमेय लागू करना है और पृष्ठ खुला हुआ है, तो हमको एक गॉसी पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने दोनों साइड पर मैंने 2 बिंदु लिया बेटा, P और P'। तो यहां पर मैं एक बेलन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बेटा? एक बेलन। देखो ऐसा मैं यहां पर एक रचना करता हूं बेटा एक बेलन का, उस बेलन का अक्ष PP' होगा। मैं यहां पर क्या बना लेता हूं बेटा? एक बेलन बना लेता हूं ना। चलो ये हो गया, ये हो गया, ये एक बेलन। ठीक है, इस तरह से हमने यहां पर एक बेलन बना लिया। इस बेलन को अपन दूसरी तरफ से भी निकालते हैं बाहर। ऐसे ये हमारा बेलन, एक बेलन बन गया बेटा यहां पर भी, जिसका एक्सिस क्या है बेटा? PP', जिसका क्या है बेटा? अक्ष है। अब गॉस का प्रमेय लागू कर सकते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। कहानी फिर से वही दोहराई जाएगी जो हमने इसके पहले वाले प्रश्न में किया था बेटा। सबसे पहले अब यहां पर पृष्ठ है, तो कौन सा आवेश घनत्व आएगा बेटा? यहां पर हम निकालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहां पर हम सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? हम पृष्ठीय आवेश घनत्व देखते हैं। चलिएगा, सबसे पहले मैं निकालता हूं यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व देखेंगे बेटा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है हमारे पास में? सिग्मा होता है। सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा मेरे पास में? Q/A आ गया। ठीक है, ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू, तो Q का मान कितना आ जाएगा मेरे पास? सिग्मा A आ जाएगा। इसको लेके रखना बेटा आप इक्वेशन नंबर 1।
समीकरण नंबर 1 मान के चलना। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हमको चाहिए था पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए, मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा नंबर मैं दूसरा इक्वेशन कहां से बनाऊंगा बेटा? दूसरा इक्वेशन मैं बनाऊंगा कहां से? गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या बोलता है? फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू बेटा क्या बोलता है? क्यू अपॉन आवेश हमने प्लस क्यू दिया है, ये इसमें लिख लेना प्लस क्यू आवेश दिया गया है, ठीक है, एप्सिलॉन 0। मेरा समीकरण नंबर 2 भी तैयार हो गया, मेरा दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरे स्टेप में बेटा, तीसरे में क्या करेंगे? बेलन से गुजरने वाला, बेलन से गुजरने वाला हम कैलकुलेट करेंगे विद्युत फ्लक्स, क्योंकि गॉस के प्रमेय में विद्युत फ्लक्स ही होता है। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बेलन से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। चलेगा, फिर से फ्लक्स के लिए बेटा, ठीक है, फ्लक्स के लिए मालूम है आपको हमारे पास में 3 पृष्ठ है, तो तीनों पृष्ठों पर हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाई ई की वैल्यू इंटीग्रेशन करेंगे बेटा S1 वेक्टर E डॉट ds, बेलन है ना तो 3 पृष्ठ पिछले प्रश्न की तरह, इंटीग्रेशन होगा बेटा वेक्टर E डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन होगा बेटा वेक्टर E डॉट ds। ये मेरे पास इंटीग्रेशन होगा, ये S2 और ये S3। देख लो कहानी एक बार फिर से। इसका बेटा 3 कैसे है हमारे पास? ये हमारा पहला वृत्तीय है, ये हमारा दूसरा वृत्तीय है, ठीक है, ये हमारा वक्रीय बेटा तीसरा S3, 3 पृष्ठ है। अब धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में रहती है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, और इस वृत्तीय पृष्ठ के कारण जो एरिया वेक्टर होगा एन कैप, उसकी भी दिशा बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहां थीटा का मान कितना होगा बेटा? 0 डिग्री होगा पहले पृष्ठ के लिए। बात समझ में आई क्या? विद्युत क्षेत्र हमेशा धनावेश, इस पृष्ठ पर धनावेश है ना, तो जहां भी धनावेश रहता है उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, और इस वृत्तीय पृष्ठ के भी आउटवर्ड डायरेक्शन में लंबवत दिशा में एरिया वेक्टर रहता है, तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री। वैसे बेटा धनावेश के कारण इधर बाहर की ओर इस विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और इसी बाहर की ओर इसका एरिया वेक्टर होगा। सेम कंडीशन यहां भी, थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री आ गई बेटा? 0 डिग्री आ गई। तीसरा पृष्ठ वक्री पृष्ठ, वक्री पृष्ठ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे होगी बेटा? बाहर की ओर होगी। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, हाँ, मगर एरिया वेक्टर इसके वक्री पृष्ठ से बाहर की ओर लंब, ये एन कैप। यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री बन गई बेटा? 90 डिग्री बन गई हमारे पास में। बात समझ में आई? 3 पृष्ठ पर मैंने बता दिया, यही देखना है आपको, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 0। विद्युत क्षेत्र धनावेशित चालक के हमेशा बाहर की ओर होता है, एरिया वेक्टर जो भी एरिया रहता है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये चीज को समझिएगा आप, तो ये एंगल आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं बेटा अपन फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, पहले पृष्ठ के लिए देखेंगे S1 के लिए ई ds एंगल कितना है बेटा? cos 0। दूसरे पृष्ठ के लिए देखते हैं बेटा S2 EDS, यहां पर भी एंगल कितना है बेटा? cos 0। तीसरे पृष्ठ के लिए देखते हैं बेटा S3 EDS, तीसरे पृष्ठ के लिए एंगल है cos 90। तो जहां cos 90 वाला टर्म है वो 0 हो जाएगा, 2 हमारे पास बच गए बेटा। तो फाई ई इज इक्वल टू, यहां विद्युत क्षेत्र E आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds हो जाएगा, यहां विद्युत क्षेत्र E बाहर आ जाएगा, यहां इंटीग्रेशन ds हो जाएगा। ये कौन सा? ds1 और ये बेटा ds2, ये S1 और ये S2 दोनों के लिए, हाँ सॉरी, ये हमारे पास S1 और S2, ds हो गया, खत्म, ठीक है। तीसरा वाला का क्या आ गया? cos 90 वाला बेटा 0 आ गया। फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, फाई ई इज इक्वल टू ई। अब ये किसका क्षेत्रफल, जैसे वहां बेलन का वक्र पृष्ठ लिए थे, अब वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल मान के चलेंगे, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, तो ई इंटू ए हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा बेटा ई इंटू ए आ जाएगा हमारे पास में, वो तो 0 हो गया। तो यहां फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया हमारे पास? 2EA, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या आ गया बेटा हमारे पास में? 2, सॉरी समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो ये फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब 1, 2 और 3 का कमाल देखना, आपका जो व्यंजक है वो निकल आएगा बेटा, ठीक है। ये ए कहां से आया?
मैंने वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तीय पृष्ठ तो एक समान होंगे तो दोनों का क्षेत्रफल मैंने a मान लिया, तो इंटीग्रेशन ds ये क्या बता रहा है, एरिया को बता रहा है, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा बेटा a और a, phi e is equal to 2a। अब देखो तीन समीकरणों से, तीन समीकरण एक बार फिर से बता देता हूं कौन कौन से तीन समीकरण मिला मुझे मिला बेटा q is equal to सिग्मा a इक्वेशन 1, दूसरा मिला बेटा गॉस प्रमेय से phi e is equal to q एप्सिलॉन 0, ठीक है, तीसरा मिला बेटा मुझे फ्लक्स निकालने से phi e is equal to 2EA, ये मेरा तीसरा। तो स्टार्ट कहां से करूंगा मैं, समीकरण 2 व 3 से। कहां से बेटा, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से शुरुआत करते हैं अपन। क्या आ जाएगा बेटा 2EA, राइट हैंड साइड को बराबर करो, ये हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन 0। हमको विद्युत क्षेत्र E चाहिए बेटा q, 2a को इधर कर देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट a, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। q का मान सिग्मा a है मेरे पास समीकरण 1 से, तो q की जगह में मैं रखूंगा बेटा सिग्मा a, ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 a से कैंसिल हो गया, फाइनली E इज इक्वल टू मेरे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये बस हो गया खत्म, ठीक है, बस हो गया खत्म, ठीक है। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आ गया। ये दोनों के दोनों जो गॉस के अनुप्रयोग है बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम्स में आते ही हैं, ठीक है। तो मैंने तरीका बताया, बिल्कुल जो तरीका मैंने अपनाया उसी तरीके से कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो, शुरुआत है, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको इसकी, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अभ्यास होगा, ठीक है, आपको फायदा जरूर होगा। अब इसके बाद में, ठीक है, एक बारी बेटा हमारे पास एक क्विज की एक क्वेश्चन है जो आज की क्लास पर है। चलिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, बोलता है ऑप्शन देखो बेटा, कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल आयतन, कुल आवेश गुना कुल आयतन। तो हमने आवेश का पृष्ठ घनत्व तो पढ़ा हुआ है बेटा, आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास q अपॉन a। q होता है बेटा यहां पर कुल आवेश और ये होता है बेटा कुल क्षेत्रफल, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ये मेरे पास फार्मूला आ जाता है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कुल आवेश बटा कुल ये मेरे पास ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बहुत बार मिलेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों, बिल्कुल शुरुआत है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आगे हम दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 2 में एक नया लेक्चर के साथ में। ओके, थैंक यू।